नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ साइलेंस में, जहां हर खामोशी कुछ कहती है। हमारी आज की कहानी एक बहुत ही भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानी है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। कहानी का शीर्षक है आत्मसम्मान। चलिए कहानी शुरू करते हैं। सुबह का वक्त था। घड़ी की सुइयां 7 बजा रही थी। रसोई से मसालों की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। चूल्हे पर रखी चाय उबल रही थी और बगल में सावित्री देवी पराठे बेल रही थी। चेहरे पर हल्की थकान थी, मगर आंखों में संतोष की चमक भी थी। तभी कमरे के बाहर आती हुई रिया ने अपनी घड़ी देखी और कहा, बाय मम्मी, मैं शाम को 8 बजे तक आ जाऊंगी। इतना कहकर वह फुर्ती से बाहर निकल गई। सावित्री देवी मुस्कुराई, फिर धीरे से बड़बड़ाई, बेटी जरा आराम से नाश्ता तो कर लेती। खैर, ऑफिस का टाइम होगा। जल्दी जल्दी काम समेटकर घर की सफाई में लग गई। अमन सावित्री देवी का इकलौता बेटा अभी अभी ऑफिस के लिए निकला था। दोनों पति पत्नी अमन और रिया एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे। शादी को अभी 3 महीने ही हुए थे। लव मैरिज थी उनकी। सावित्री देवी को यह देखकर तसल्ली मिलती थी कि अमन को उसकी पसंद की जीवन संगिनी मिली, मगर दिल के एक कोने में कहीं यह डर भी था कि नई नवेली बहू उनके साथ कैसा व्यवहार करेगी। अमन जब बहुत छोटा था तभी उसके पिता का देहांत हो गया था। सावित्री ने अपने आंसू पोंछकर बेटे के लिए जीना शुरू किया। दिन रात मेहनत की, नौकरी भी की, घर भी संभाला और बेटे की परवरिश भी। नौकरी छोड़ने के बाद अचानक उनके पास बहुत खाली समय होने लगा और तभी उन्होंने अपने बचपन का शौक सिलाई कढ़ाई को फिर से अपनाया। धीरे धीरे उन्होंने अपने घर के एक छोटे से हिस्से में छोटा सा बुटीक खोल लिया। पड़ोस की महिलाएं उनके पास कपड़े सिलवाने आने लगी। किसी की ब्लाउज फिटिंग, किसी की सूट की कढ़ाई, तो किसी की बच्चों की ड्रेस। सावित्री बड़ी मेहनत से ये काम करती थी। उन्हें इसमें संतोष भी मिलता और अपना हुनर निखारने का मौका भी। रिया पढ़ी लिखी, मॉडर्न और आत्मनिर्भर लड़की थी। शादी के बाद वो जल्द ही इस घर की दिनचर्या को समझ गई, मगर सावित्री का बुटीक और सिलाई का काम उसे कभी पसंद नहीं आया। एक दिन ऑफिस से लौटकर उसने माँ से चिढ़ते हुए कहा, माँ, आप अपने आप को व्यस्त रखना चाहती हैं, इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन काम भी कोई स्टैंडर्ड का होना चाहिए। ये सिलाई कढ़ाई का काम, सच कहूँ तो हमें बहुत लो लगता है। आप चाहती तो कुछ बड़ा करती। सावित्री ने उसकी तरफ देखा और फिर शांत स्वर में बोली, बहू, ये मेरा हुनर है, इसमें शर्म या लो स्टैंडर्ड की क्या बात। मुझे बचपन से ही कढ़ाई का शौक है। यह काम मुझे खुशी देता है और तुम दोनों के ऑफिस से लौटने के पहले तो तुम्हारा डिनर तैयार भी रहता है, वो भी मेरे लिए किसी गर्व से कम नहीं। रिया ने उनकी बात पूरी सुने बिना ही मोबाइल उठा लिया और अपने कमरे की ओर चली गई। ये पहली बार नहीं था जब रिया ने ऐसा किया हो। धीरे धीरे वो समझ गई थी कि सावित्री देवी सीधी सादी स्वभाव की हैं, पलटकर कुछ कहेंगी नहीं। इसका फायदा उठाकर वह अक्सर उन्हें हल्के में ले लेती। कभी कहती, मम्मी मेरे कपड़े जरा जल्दी सिल दीजिए, तो कभी, मम्मी इस रविवार को कुछ नया बना दीजिएगा, मेरे खाने का मूड है। सावित्री हर बार हंसते हुए उसका काम कर देती, मगर उनके दिल में धीरे धीरे चोट जमा होने लगी थी। अमन अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। वो अक्सर कहता, माँ, आपको क्या जरूरत है बुटीक सिलाई का काम करने की, आपके पास किसी चीज की कमी तो है नहीं। सावित्री हंस देती और कहती, बेटा, कमी पैसे की नहीं, कमी व्यस्त रहने की है। मैं सिर्फ व्यस्त रहना चाहती हूँ, और अगर मेहनत से कुछ पैसे मिल भी जाएं तो बुरा क्या है। अमन चुप हो जाता। उसे माँ की जिद समझ नहीं आती, मगर वह उनका सम्मान करता था। समय बीतता रहा, घर की दिनचर्या वैसी ही चलती रही। रिया ऑफिस और दोस्तों की दुनिया में व्यस्त रहती, जबकि सावित्री देवी अपना अधिकतर समय रसोई और सिलाई बुटीक के काम में गुजार देती। पर यह खामोश झील बहुत जल्द एक बड़े तूफान की गवाह बनने वाली थी। दोपहर का वक्त था। सावित्री देवी अपनी सिलाई मशीन पर बैठी थी। मशीन की टक टक आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। सामने रखी एक चमकीली रेशमी साड़ी पर वह बारीक कढ़ाई कर रही थी। उनके चेहरे पर एकाग्रता और संतोष दोनों झलक रहे थे। इतने में दरवाजा खुला और रिया ऑफिस से लौटी। हाथ में बैग था और चेहरे पर थकान। रिया ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, मम्मी ये सब क्या है, अभी भी सिलाई मशीन चला रही हो, पूरा घर ऐसा लगता है कोई दर्जी की दुकान हो। सावित्री ने धीरे से मुस्कुराकर जवाब दिया, बहू, आज पड़ोस की शालिनी की साड़ी पर कढ़ाई करनी थी, उसने शादी में पहननी है, बस थोड़ी देर और लगेगा।
रिया ने बैग सोफे पर फेंकते हुए कहा, मम्मी मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आप क्यों इतना लो स्टैंडर्ड काम करती हैं। हमारी सोसाइटी की औरतें देखती होंगी तो क्या सोचती होंगी। लोग हंसते होंगे कि अमन और रिया इतनी बड़ी कंपनी में है और उनकी माँ यहाँ बैठ के दर्जीगिरी कर रही हैं। सावित्री की उंगलियां रुक गईं। कुछ पल खामोशी छा गई। फिर उन्होंने धीमे स्वर में कहा, रिया, यह दर्जीगिरी नहीं है, यह कला है। यह वही हुनर है जो मैंने बरसों पहले सीखा था और अब इसे फिर से जिया है। इससे मुझे खुशी मिलती है। रिया ने आंखें घुमाई और बोली, खुशी मिलती है ठीक है, मगर आपको यह भी तो सोचना चाहिए कि आपकी वजह से हमें कैसा फील होता है। मम्मी आप चाहती तो कोई क्लासिकल म्यूजिक क्लास खोल लेती, पेंटिंग कर लेती या कुछ काम जो थोड़ा स्टैंडर्ड वाला लगे। ये सिलाई कढ़ाई, सच में मुझे शर्मिंदगी होती है। तभी अमन भी ऑफिस से लौट आया। उसने रिया की बातें सुनी। बैग रखते ही उसने गुस्से में कहा, रिया, तुम्हारी मम्मी से ऐसे बात करने की हिम्मत किसने दी। ये वही माँ है जिन्होंने मुझे अकेले पाला। अगर वो सिलाई करती हैं तो इसमें शर्म की क्या बात है। आज हम जिस स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं वो सब इन्हीं की मेहनत की वजह से है। रिया ने तुरंत सफाई दी। अमन प्लीज गुस्सा मत करो, मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि मम्मी जितनी टैलेंटेड हैं उनसे कुछ और बड़ा काम कराया जा सकता है। मैं मम्मी की रिस्पेक्ट करती हूँ, मगर सिलाई कढ़ाई सुनते ही लोग क्या सोचेंगे। सावित्री ने अमन के कंधे पर हाथ रखा और शांत स्वर में बोली, बेटा छोड़ो, बहू अभी नई है, दुनिया को अपने नजरिए से देखती है। उसे लग रहा होगा कि यह छोटा काम है, लेकिन वक्त के साथ समझ जाएगी। अमन ने माँ की बात मान ली, लेकिन उसके चेहरे पर नाराजगी साफ दिख रही थी। रिया अक्सर अपनी सहेलियों से कहती, मेरी सास बहुत सिंपल है, दिन भर या तो रसोई में रहती हैं या मशीन में बैठी रहती हैं। कभी कभी लगता है मैं हाई प्रोफाइल लाइफ जीती हूँ और घर में आकर पिछड़ जाती हूँ। सहेलियां हंस देती, रिया भी हंसती, मगर अंदर से उसे यह बात खटकती रहती। उधर सावित्री देवी चुपचाप सब सुनती, सब सहती। कभी किसी रिश्तेदार से, कभी पड़ोसी से उन्हें कानों कान बातें मिलती, लेकिन उन्होंने कभी सीधे सीधे रिया को कुछ नहीं कहा। एक दिन रविवार की सुबह थी। अमन ऑफिस के काम में व्यस्त था। रिया ने अपने लिए एक नई ड्रेस का डिजाइन निकाला और वह सावित्री देवी के पास लाई। रिया ने आदेश भरे स्वर में कहा, मम्मी यह ड्रेस कल तैयार कर दीजिएगा, मेरी फ्रेंड की पार्टी है। सावित्री ने कपड़े हाथ में लेकर देखा और बोली, बहू इसमें बहुत बारीक कढ़ाई है, इसमें कम से कम 3-4 दिन लगेंगे, कल तक करना मुश्किल होगा। रिया ने भौहें चढ़ा ली और बोली, तो आप कर ही क्यों रही हैं ये काम। जब डिलीवरी ही नहीं कर सकती तो लोगों का ऑर्डर क्यों लेती हैं। अब मेरे ड्रेस का क्या होगा, मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी कल की पार्टी में। सावित्री ने संयम रखते हुए कहा, बेटी इज्जत मेहनत और काम से बनती है, कपड़ों से नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हारी ड्रेस जल्दी तैयार हो जाए। रिया ने हाथ झटकते हुए व्यंग दिया, छोड़िए मम्मी, रहने दीजिए, आपसे तो कुछ टाइम पर हो ही नहीं सकता, पता नहीं लोग आपसे काम कैसे कराते हैं। सावित्री का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी से भींच दिया हो। पहली बार उनके चेहरे पर दर्द साफ दिखा। उन्होंने नजरें झुका ली और धीरे धीरे मशीन की ओर बढ़ गईं। पूरे दिन सावित्री ने चुपचाप ड्रेस पर काम किया, खाना भी समय पर बनाया, घर भी संभाला, मगर अंदर ही अंदर उनका मन भारी था। रात को सोते समय उन्होंने खुद से कहा, मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मेरा हुनर ही मेरे लिए अपमान का कारण बनेगा। शायद सच है, प्यार और सम्मान पाने के लिए एक हाथ से ताली नहीं बजती। अगर बहू मेरी कद्र नहीं कर पा रही है तो मुझे ही कुछ बदलना होगा। उनके शब्द धीमे थे, मगर आवाज में दृढ़ता थी। रविवार की दोपहर थी। घर में हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी। सावित्री देवी अपने मशीन पर बैठकर बारीक कढ़ाई कर रही थी। तभी रिया बड़े उत्साह से कमरे में आई और बोली, मम्मी आज मेरी फ्रेंड्स घर आ रही हैं, आप थोड़ा अच्छा सा नाश्ता बना दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा अगर उन्हें आपके हाथों का खाना टेस्ट करने को मिले। सावित्री देवी ने मुस्कुराकर हामी भरी, ठीक है बेटी, जो तुम कहो मैं अभी तैयार कर देती हूँ। उन्होंने रसोई में जाकर झटपट पकौड़े, समोसे और चाय बनानी शुरू कर दी। करीब 1 घंटे बाद रिया की सहेलियां सोनिया, कविता और निशा घर पहुंची। रिया ने शान से उनका स्वागत किया। आओ आओ, देखो ये मेरा घर है, यहाँ तो मैं रानी की तरह रहती हूँ। सोनिया ने हंसते हुए कहा, वाह रिया, तेरे तो मजे हैं, तेरी सास तो बिल्कुल सीधी है, तुझे तो हाथ तक नहीं हिलाना पड़ता। बाकी सहेलियां भी खिलखिलाकर हंस पड़ी। रिया ने भी हंसते हुए जवाब दिया, हाँ मैं लकी तो हूँ सास के मामले में,
आमतौर पर हर जगह सास बहू को सुनाती है, लेकिन मेरे केस में उल्टा है। यहाँ मैं अपनी सास पर भारी पड़ती हूँ। देखो ना, मैं कितने आराम से यहाँ बैठी हूँ और वो रसोई में पसीना बहा रही हैं। सहेलियां जोर जोर से ठहाके लगाने लगी। उधर सावित्री देवी ट्रे लेकर बाहर आ रही थी। उन्होंने रिया और उसकी सहेलियों की बातें सुनी। उनके कदम एकदम रुक गए। उनके कानों पर जैसे किसी ने तेज चोट करती हो। उन्होंने गौर से रिया को देखा, फिर गहरी सांस ली। सावित्री ने ट्रे टेबल पर रखी और शांत स्वर में बोली, बेटियों, शायद तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि मैं भी नौकरी किया करती थी, घर और ऑफिस दोनों संभालती थी। लेकिन अब मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपना हुनर सिलाई कढ़ाई को ही अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। मैं अपना छोटा सा बुटीक चलाती हूँ। यह काम किसी भी तरह कमतर नहीं है, बल्कि यही मेरी पहचान है। सोनिया और बाकी सहेलियां थोड़ा असहज हो गईं। सावित्री ने आगे कहा, रिया, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ, लेकिन सच ये है कि मैं ये सब करती हूँ क्योंकि तुम दोनों काम करके थक जाते हो। मैंने कभी अपने बेटे और बहू में फर्क नहीं किया, मगर आज तुमने मुझे फर्क समझा दिया। कमरे में खामोशी छा गई। रिया ने झट से सफाई देने की कोशिश की। सॉरी माँ, मेरे कहने का मतलब वैसा कुछ नहीं था, मैं तो बस मजाक कर रही थी। सावित्री ने कठोर नजरों से उसकी तरफ देखा और बोली, रिया, मजाक वही होता है जिसमें किसी का दिल न दुखे, लेकिन आज तुम्हारे शब्द मेरे लिए तीर बनकर चुभे हैं। कल से तुम अपना टिफिन खुद बनाना, अपने कपड़े खुद सिलना और हर संडे तुम्हें कुछ नया खाने का मन हो तो वो भी खुद बनाना। रिया ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। सहेलियां भी चुप हो गई थीं। सावित्री ने गहरी सांस लेकर कहा, प्यार और सम्मान पाने के लिए पहले प्यार और सम्मान देना होता है। एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती। मैंने तुम्हें बेटी से बढ़कर माना, लेकिन तुमने मुझे घर की नौकरानी समझ लिया। ये कहकर वह धीरे धीरे कमरे से बाहर चली गई। रिया की आंखें नम हो गईं। उसने सहेलियों की ओर देखा, मगर अब उसकी हंसी गायब थी। उसी रात घर के सारे कमरे अंधेरे में डूबे थे, मगर रिया की आंखों में नींद नहीं थी। वो बार बार करवटें बदलती रही। सहेलियों के सामने माँ की बातें उसके कानों में गूंजती रहीं। प्यार और सम्मान के लिए पहले प्यार और सम्मान देना होता है। रिया की आंखों से आंसू बह निकले। पास ही लेटे अमन ने करवट बदली और रिया की सिसकियां सुनी। वो उठकर बोला, रिया, रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है? रिया ने आंसू पोंछते हुए कहा, अमन, मैंने गलती कर दी। मम्मी को मैंने दोस्तों के सामने बहुत छोटा दिखा दिया। उनके मेहनत वाले काम, उनकी बुटीक और उनकी इज्जत को मैंने मजाक बना दिया और उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपना दर्द कह के चली गईं। अमन ने लंबी सांस ली। रिया, मम्मी ने पूरी जिंदगी हमें दिया है। ऑफिस की नौकरी छोड़ी, बुटीक शुरू किया ताकि घर भी संभल सके और उनकी पहचान भी बनी रहे। लेकिन तुमने कभी सोचा कि उन्होंने किस हक से वो सब किया? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हमें खुश देखना चाहती थी, मगर आज तुमने उनका दिल तोड़ दिया। रिया का सिर शर्म से झुक गया। अगली सुबह सावित्री देवी रोज की तरह जल्दी जल्दी उठी, तुलसी चौरे पर दिया जलाया, रसोई में जाकर सबके लिए नाश्ता बनाया। लेकिन आज उनके चेहरे पर वही पुराना सुकून नहीं था। उनकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी। नाश्ता टेबल पर रखकर वह सीधे अपने कमरे में चली गईं। रिया धीरे धीरे उनके कमरे में पहुंची। उनसे हाथ जोड़कर कहा, माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने आपके काम, आपकी मेहनत और आपकी इज्जत को छोटा समझा, जबकि असली ताकत तो आपके अंदर है। मैं शर्मिंदा हूँ। सावित्री देवी ने उसकी ओर देखा। उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि गहरी उदासी थी। उन्होंने धीरे से कहा, रिया, गलती हर कोई करता है, मगर गलती से सीखना हर किसी के बस की बात नहीं। तुमने मुझे चोट पहुंचाई, वो भी सबके सामने। तुम्हारे लिए मेरा हुनर, मेरा काम छोटा है, तो फिर मेरे हाथों का बना नाश्ता, मेरे हाथों से सिली तुम्हारी ड्रेस और मेरी बनाई जिंदगी भी तुम्हें छोटी लगेगी। रिया की आंखों से आंसू बह निकले। सावित्री ने अलमारी से एक थैला निकाला और उसमें अपने बुटीक की कुछ डिजाइनें रखी। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, अब वक्त आ गया है कि मैं सिर्फ अपने लिए जीऊं। मैंने तुम दोनों की जिम्मेदारियां निभाई हैं, मगर अब मैं अपना बुटीक पूरी तरह संभालूंगी। मैं अपना समय उसी को दूंगी, न कि सिर्फ घर के कामों को। तुम लोग अपने काम खुद करना सीखो। मैं अब तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ। यह कहते हुए उन्होंने अपनी आंखों से आंसू पोंछ दिए। अमन, जो दरवाजे पर खड़ा सब सुन रहा था, अंदर आया। उसने माँ के पैरों में सिर झुका दिया और भावुक होकर कहा, माँ, हमें माफ कर दीजिए। हमने आपको सिर्फ एक सास या माँ के रूप में देखा, मगर आपके संघर्ष और आपके आत्मसम्मान को कभी नहीं समझा। अब से हम आपके साथ हैं। आपका बुटीक सिर्फ आपका नहीं होगा, हम सबका होगा। रिया भी उनके साथ जमीन पर बैठ गई।
सिसकते हुए बोली, माँ मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपके साथ बुटीक में काम करूंगी, आपके हुनर को बड़ा बनाऊंगी ताकि लोग कहें कि सावित्री देवी का बुटीक शहर का सबसे अच्छा बुटीक है। सावित्री देवी की आंखों में आंसू आ गए, मगर इस बार ये आंसू दर्द के नहीं संतोष के थे। उन्होंने दोनों को गले लगा लिया और बोली, काम छोटा या बड़ा नहीं होता, नजरिए से सब कुछ छोटा बड़ा लगता है। अगर तुमने यह सीख ली तो मेरी जिंदगी का असली मकसद पूरा हो गया। दोस्तों, घर की औरत का काम चाहे रसोई में हो या बुटीक में, वो कभी छोटा नहीं होता। असली मायने उस प्यार, मेहनत और आत्मसम्मान के हैं जो वह हर काम में डालती है। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे।